हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इसे जो पीछे का लेक्चर था उसमें अपन पढ़ रहे थे रेजोनेंस के एप्लीकेशन। उसमें सबसे पहले अपने बात की बॉन्ड ऑर्डर की, उसके बाद अपन ने पढ़ा था इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, और उसके बाद अपन पढ़ा था थर्ड जो साइट ऑफ प्रोटोनेशन, प्रोटोनीकरण की जो व्यवस्था है। प्रोटोनीकरण कहाँ होगा, वो कौन सी जगह है जिस पे प्रोटोनीकरण इजीली होगा, उस पर रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी अपन चर्चा कर रहे थे। तो अपना जो थर्ड एप्लीकेशन था वो क्या था, साइट ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोनीकरण का रेजोनेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजोनेंस के कारण प्रोटोनीकरण कैसे इफेक्टिव होगा, इसके आधार पर अपन ने बात की थी। सबसे पहले इसमें मैंने एग्जांपल बताया था। प्रोटोनीकरण का बेसिकली मीनिंग क्या था कि किसी कंपाउंड पर, मैंने कहा था किसी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड या स्पीसी, कोई मॉलिक्यूल जब प्रोटोनीकरण का मतलब क्या है, H+ का जुड़ना, H+ को ग्रहण करता है, तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है, जो स्पीसी H+ को ग्रहण करती है उसको क्या बोलते हैं, बेस, क्षार, संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट बेस, क्या बोला जाता है, संयुग्मी क्षार। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जब H+ ग्रहण करेगा तो इस कंपाउंड के साथ क्या जुड़ जाएगा, H+ जुड़ जाएगा। तो ये कंपाउंड के साथ जब H+ जुड़ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, H। तो इस कॉन्जुगेट बेस का H+ ग्रहण करने से इससे बनने वाला कॉन्जुगेट क्या कहलाता है, एसिड। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एसिड। कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या हो गया, संयुग्मी क्षार, संयुग्मी अम्ल। तो किसी कॉन्जुगेट बेस में H+ ग्रहण करने से इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है, एसिड बनता है, उसको क्या बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल। अब अपन बात करें इसकी प्रोटोनेशन के आधार पर, प्रोटोनेशन के आधार पर अगर बात करें तो इस कंपाउंड में अगर इस कॉन्जुगेट एसिड की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर इससे कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिस्पेक्टिवली क्या होगा, इस कॉन्जुगेट बेस में प्रोटोनेशन उतना ही इजीली होगा। प्रोटोनेशन क्या होगा, इजीली होगा। प्रोटोनेशन इजीली होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे स्पीशीज जिस पे प्रोटोनेशन क्या हो रहा है, इजीली हो रहा है, इस कंपाउंड की बेसिक नेचर भी क्या होगी, ज्यादा होगी, सारी प्रकृति भी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि किसी कंपाउंड में प्रोटोनेशन से उसकी बेसिक नेचर और प्रोटोनेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने बताया ये किस पर डिपेंड करेगा, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा है तो ये दोनों चीजें ज्यादा होगी, अगर कम है स्टेबिलिटी तो प्रोटोनेशन और बेसिक नेचर भी कम होगी। इसमें अपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, एमिन्स में देखा था अपन ने, ये चीज अपने कहां पे अप्लाई की, सबसे पहले एमिन्स में। एमिन्स दो तरीके की होती है, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। इसकी अपन चर्चा कर ली थी कि एलिफेटिक एमीन क्या होती है, मोर बेसिक होती है एरोमेटिक एमीन से, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड होता है, और एरोमेटिक एमीन में क्या होता है, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस के कारण एबिलिटी ऑफ लोन पेयर कम होगी, जिसके कारण उसकी बेसिक नेचर भी कम हो जाती है। तो एलिफेटिक एमीन आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन्स। अब अपन बात करते हैं इसी तरीके से, एमिन्स में अपने बात कर ली, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं जैसे एमाइड्स की। किसकी बात कर रहा हूं, एमाइड्स। एमाइड्स में प्रोटोनीकरण के आधार पर, रेजोनेंस के आधार पर, प्रोटोनेशन के आधार पर उस पर क्या फर्क पड़ता है, प्रोटोनेशन कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, इस बात की अपन चर्चा करेंगे। एमाइड्स की अगर मैं बात करूं, एमाइड्स क्या होता है, RCONH2, इसको क्या बोला जाता है, एमाइड, जिसमें ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर, और नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर। अब अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड में, अगर इस कंपाउंड में प्रोटोनेशन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, प्रोटोनेशन की। प्रोटोनेशन का मतलब आने वाला H+, आने वाला H+ कहां टेक करेगा, या तो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा या कहां जुड़ेगा, इसे नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन वाले लोन पेयर के साथ जुड़ेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़े
या कहाँ जुड़े, नाइट्रोजन के साथ। इसको अपन चेक करते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा। अगर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, इस ऑक्सीजन के साथ अगर ये जोड़ जाए RC डबल बॉन्ड O, ये H जुड़ गया, इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और NH2 ऐसा का वैसा। इसी तरीके से यहाँ पे ना जुड़ के इस नाइट्रोजन पर जुड़ जाए तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O NH3 पॉजिटिव। तो मैंने एक बार तो जोड़ दिया ऑक्सीजन पर और एक बार जोड़ दिया इस नाइट्रोजन पर। अब अपन बात करते हैं ऐसा कंपाउंड जो H+ ग्रहण करे, H+ ग्रहण करे, वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार। इस संयुग्मी क्षार से जो बनने वाला अगर H+ ग्रहण कर लेता है, उसके बाद जो इसका कॉन्जुगेट बनेगा वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एसिड। मैंने कहा किसी कंपाउंड को जब H+ ग्रहण करता है, प्रोटोनेशन होता है, तो बनने वाले कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि प्रोटोनेशन कहाँ होगा। अगर इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसकी प्रोटोनेशन की पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी, प्रोटोनेशन वहाँ इजीली होगा। तो ये भी एक तरीके का क्या है, इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो इस कॉन्जुगेट एसिड की अगर स्टेबिलिटी चेक कर लें, कॉन्जुगेट एसिड जिसमें कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, उसके आधार पर अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटोनेशन ऑक्सीजन पर होगा या नाइट्रोजन पर होगा। तो इस कॉन्जुगेट एसिड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा कैसे। इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई क्योंकि इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ नाइट्रोजन के लोन पे, तो इससे बनने वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो क्या बनेगी, RCOH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें किसी भी तरीके की कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी क्योंकि ये नाइट्रोजन पर उपस्थित जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव 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 के बीच क्या होगा, रिपल्सन। तो ये क्या है, लेस स्टेबल है, ये क्या है, लेस स्टेबल, इसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसका स्थायित्व क्या है, कम है। अगर इसमें रेजोनेंस हो रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ज्यादा स्टेबल, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, इसका स्थायित्व क्या है, ज्यादा है। स्थायित्व ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस मिल रहा है। और दूसरा कारण इस पर यहाँ पे क्या दे सकते हैं, इस नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अष्टक रूल, ऑक्टेट रूल का यहाँ पे क्या हो रहा है, नियम पालन हो रहा है, नियम का पालन हो रहा है। अगर इस नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो अपना ऑक्टेट रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा। तो ऑक्टेट रूल जहाँ पे फॉलो नहीं होता वो स्पीशीज या कॉन्जुगेट एसिड क्या कहलाता है, लेस स्टेबल। और जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, जिसमें रेजोनेंस भी मिल रहा है, जिसके कारण ये क्या है, मोर स्टेबल। तो मैंने बोला था किसी कॉन्जुगेट बेस की जो प्रोटोनेशन पावर है इस बात पे डिपेंड करती है कि कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा है या कम है। तो इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो इस कॉन्जुगेट बेस में ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन ज्यादा होगा, इजीली होगा, जिसके कारण बढ़ने वाला कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर नाइट्रोजन पर अगर बात करें तो कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन कहाँ पर होता है एमाइड में, नाइट्रोजन पर ना होके ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो ये एमाइड की बात हो गई कि एमाइड में प्रोटोनेशन की साइट कौन सी होती है, ऑक्सीजन। इसमें नाइट्रोजन प्रोटोनेशन की साइट नहीं होती क्योंकि इसमें लेस स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अब अगर बात करें अपन, एमाइड की बात हो गई, एमिन्स की बात हो गई। अब कंपैरेटिवली अगर बात करें दोनों की, एमाइड्स एंड एमिन्स, इनकी अगर कंपैरेटिवली अपने को पूछ ले कि किसकी बेसिक नेचर ज्यादा है और किसकी बेसिक नेचर कम है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एमाइड में प्रोटोनेशन की साइट कौन सी होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है, प्रोटोनेशन साइट। ऑक्सीजन क्या होती है, प्रोटोनेशन साइट। एमिन्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रोटोनेशन साइट कौन सी होती है, नाइट्रोजन। प्रोटोनेशन साइट कौन सी है, नाइट्रोजन। जहां पे प्रोटोनेशन होगा वो साइट कौन सी है, नाइट्रोजन। इसके कंपैरेटिवली अगर बात करें एमाइड्स और एमिन्स में इसकी किसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी, किसकी बेसिक नेचर कम होगी, तो
प्रोटोनेशन के आधार पर ये अपन चेक कर सकते हैं कि किसकी बेसिक नेचर ज़्यादा होगी और किसकी बेसिक नेचर कम होगी। तो ऐसे बोला जाता है कि एमाइड्स एमीन की तुलना में एमाइड्स एमीन की तुलना में कम क्षारीय होते हैं। मैंने क्या कहा, एमाइड्स एमीन्स की तुलना में कम क्षारीय होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एमाइड्स की बेसिक नेचर क्या होती है, कम होती है, किसके कंपैरेटिवली, एमीन्स की। या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, एमीन्स आर मोर बेसिक कंपैरेटिवली एमाइड्स। तो एमीन्स क्या होती है, मोर बेसिक होती हैं कंपैरेटिवली एमाइड्स। और एमीन्स की अपन बात करें तो एमाइड्स की बेसिक नेचर क्या होती है, कम होती है, और एमीन्स की बेसिक नेचर क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या बोला जाता है कि एमाइड्स में प्रोटोनेशन साइट कौन सी है, ऑक्सीजन है, और जो प्रोटोनेशन साइट एमीन्स में कौन सी है, नाइट्रोजन। इस एमीन्स की अगर मैं बात करूं, अपने बोला एमीन्स की बेसिक नेचर ज्यादा होती है। एमीन्स की मैंने बात की, एमीन दो तरीके की होती है, एक तो एलिफेटिक, एक होती है एरोमेटिक। तो यहाँ पे एमीन्स कौन सी हो सकती हैं, या तो एलिफेटिक भी हो सकती है या एरोमेटिक। हमेशा ही इन दोनों से एमाइड्स की क्या होती है, बेसिक नेचर कम होती है। एमाइड्स की बेसिक नेचर इन दोनों एमीन्स से क्या होती है, कम होती है। ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब इसी तरीके से जैसे सबसे पहले अपने किसमें देखा है, प्रोटोनेशन एमीन में, उसके बाद अपने एमाइड में भी पढ़ लिया। अब ऐसे बोला जाता है कि जो एमाइड्स हैं, एमाइड जो है, ये एमाइड्स की इसकी नेचर क्या होती है, एम्फोटेरिक। एमाइड्स की नेचर क्या होती है, एम्फोटेरिक। का मतलब क्या हुआ, उभयधर्मी प्रकृति। एमाइड्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, इसकी उभयधर्मी प्रकृति होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ, उभयधर्मी। का मतलब क्या हुआ, एमाइड्स, ये जो एमाइड्स हैं, ये एसिड और बेस दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, एसिड और बेस। इसका मतलब क्या हुआ, एसिड और बेस का मतलब क्या हुआ, एसिड जिसमें क्या हो, H+ का त्याग हो, जिसमें H+ का त्याग हो। बेस का मतलब क्या हुआ, जिसमें H+ को गेन किया गया हो या H+ ग्रहण किया गया हो। कैसे H+ को ग्रहण किया गया है, कैसे H+ को निकाला गया है, इसकी एसिड और बेसिक नेचर की अपन बात करेंगे। इसकी एम्फोटेरिक नेचर की मैं बात करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। इसकी एम्फोटेरिक नेचर का बेसिकली मीनिंग क्या है। मैंने कहा एमाइड एसिड और बेस दोनों की भांति व्यवहार कर रहा है, तो दोनों की भांति व्यवहार करने का यहाँ पे मीनिंग क्या है। मैंने जैसे एमाइड लिया, एमाइड ये एमाइड, इसकी कौन सी नेचर होती है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब ये एज ए बेसिक नेचर, एज ए बेस, एज ए एसिड दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो इसकी बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर कैसे बताई जाती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बेसिक नेचर का मतलब क्या है, ये H+ ग्रहण करेगा, H+ ग्रहण करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी साइट ऑफ प्रोटोनेशन कौन सी होगी, ऑक्सीजन। अभी अपने चर्चा कर ली थी, क्योंकि इससे बनने वाली जो कॉन्जुगेट एसिड है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या बनेगा, OH पॉजिटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, NH2। अब इसमें क्या होगा, रेजोनेंस। इससे बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, RCOH NH2। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, जिसने H+ ग्रहण किया। तो इसमें प्रोटोनेशन के आधार पर इसकी कौन सी नेचर हो गई है, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर की बात करूं तो RCONH2
इसमें अगर एसिडिक नेचर का मतलब क्या हुआ, यहाँ से H प्लस रिमूव होगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, ये इजीली H प्लस रिमूव नहीं करता, इजीली अपनी एसिडिक नेचर शो नहीं करता। इसका मतलब क्या है, ऐसा अम्ल जो अपनी आसानी से H प्लस ग्रहण नहीं करता उसको अपन कौन सा अम्ल बोलते हैं, वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। ऐसा अम्ल जो आसानी से H प्लस ग्रहण नहीं करता उसको अपन कौन सा अम्ल बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। तो ये एमाइड क्या होता है, दुर्बल अम्ल, जिसमें यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्रॉन्ग बेस की। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस को काम में लिया जाता है। ये बेस एज ए रिएजेंट इससे क्या करेगा, H प्लस ग्रहण कर लेगा। H प्लस ग्रहण करेगा तो यहाँ से H प्लस कहाँ से निकलेगा, इस नाइट्रोजन के पास उपस्थित है हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे बनने वाली स्पीसी क्या होगी, RCONH-। ये क्या हो गया यहाँ पे, कॉन्जुगेट बेस, और जिसने H प्लस दिया वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एसिड। तो एमाइड में मैंने बोला इस यहाँ पे भी क्या होगा, ये बेस है, क्षार है, इसका मतलब यहाँ से H प्लस आसानी से ग्रहण नहीं करेगा। आसानी से H प्लस ग्रहण नहीं कर रहा, इसका मतलब ऐसा बेस या क्षार जो आसानी से H प्लस ग्रहण नहीं करता हो वो क्या कहलाता है, वीक। वीक का मतलब दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। तो एमाइड्स की नेचर क्या हो गई, एम्फोटेरिक, जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड और बेसिक, जिसमें दुर्बल बेस या वीक बेस, दुर्बल क्षार, और वीक एसिड मतलब क्या हो गया, दुर्बल अम्ल, दोनों की भांति व्यवहार करता है। कैसे करता है इसकी मैंने रिएक्शन बता दी कि H प्लस ग्रहण भी कर सकता है और यहाँ से H प्लस का त्याग भी कर सकता है। तो एमाइड्स की अपने को ध्यान में रखना है, एमाइड्स की एम्फोटेरिक या विधर्मी प्रकृति होती है, ये एसिड और बेस दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो एमिन्स में हमने पढ़ लिया, एमाइड्स में पढ़ लिया, कंपेरेटिव हमने उसकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं, जैसे एमाइड्स की भांति अगर मैं बात करूं, अपने को कई बार क्या पूछ लेता है, एक तो एमाइड क्या दे देता है, एमाइड, और एक कई बार क्या पूछ लेता है, यूरिया। एमाइड और यूरिया में किसकी बेसिक नेचर ज्यादा होती है, ये अपने को क्वेश्चन पूछ लेता है। बेसिक नेचर किसकी ज्यादा होती है, एमाइड और यूरिया में, ये अपने को पूछ लेता है। तो एमाइड्स में अपने बात कर ली, अब अपन क्या देखते हैं, यूरिया में चेक करते हैं। यूरिया की बेसिक नेचर साइटोप्रोटोनेशन के आधार पर कैसे देखी जाती है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यूरिया की। यूरिया क्या होता है, यूरिया बोला जाता है NH2CONH2, इसको क्या बोला जाता है, यूरिया। NH2CONH2 ग्रुप को क्या बोला जाता है, यूरिया। अगर इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रोटोनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन, इसका मतलब क्या हुआ, H प्लस ग्रहण करेगा। ऐसा कंपाउंड जो H प्लस ग्रहण करता है किसकी भांति व्यवहार करता है, कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षार की भांति। तो इससे बनने वाला H प्लस या तो कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास भी जा सकता है, ये H प्लस इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास जा सकता है, या H प्लस इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन के पास H प्लस जाने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, इक्वल है। तो वन बाय वन अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर इस नाइट्रोजन के साथ अगर ये जाता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH3 पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O, NH2। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई, या इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी क्या है, सेम है। तो कहीं भी जोड़ दो, एक पॉसिबिलिटी मैंने ले ली जिसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये H प्लस जुड़े। अगर मैं बात करूं इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर, तो ये H प्लस और कहाँ जुड़ सकता है, ये पॉसिबिलिटी तो अपनी क्या होगी, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पर उपस्थित यहाँ से H प्लस ग्रहण करेगा। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो H प्लस ये कहाँ जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। तो अपन चेक कर रहे हैं वो कौन सी पोजीशन है जहाँ पे इजीली प्रोटोनेशन होगा, वो कौन सी साइट है जहाँ पे प्रोटोनेशन इजीली हो सकता है। तो रिस्पेक्टिवली अपन चेक करें, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन पर जुड़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिएगा।
पॉजिटिव चार्ज आएगा और NH2 का NH2 ऐसे का वैसा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो गई, एक तो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ जुड़ा और एक ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ है H+ जुड़ गया। तो H+ जुड़ने से इस कॉन्जुगेट बेस का बनने वाला कॉन्जुगेट क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एसिड, संयुग्मी अम्ल। ये भी क्या है, संयुग्मी अम्ल। अब अपन बात करेंगे कि इसकी बेसिक नेचर की बात करनी है अपने को। तो बेसिक नेचर किस बात पे डिपेंड करती है, इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पर। इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। अगर इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इस कॉन्जुगेट बेस की बेसिक नेचर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कैसे होगी देखना, ये कंपाउंड क्या है, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने से यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज के बीच अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ पे रिपल्सन बढ़ जाता है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड क्या है, लेस स्टेबल, इसका स्थायित्व क्या है, कम है। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। अगर इसमें मैं रेजोनेंस की बात करूं तो इस बॉन्ड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, या तो पॉसिबिलिटी क्या है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर इसको मिल जाए, या पॉसिबिलिटी क्या है, अगर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर इसे मिल जाए। तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। मैंने कहा 1 बाय 1 अपन देखते हैं। यहाँ पे बनने वाला क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर NH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव COH, और यहाँ पे क्या होगा, NH2। या क्या हो सकता है, इस नाइट्रोजन के साथ NH2 COH डबल बॉन्ड NH2। तो ये कॉन्जुगेट एसिड जो बना, ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना वो क्या है, स्टेबल है। इसकी स्टेबल फॉर्म है क्योंकि इसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी दोनों जगह इधर भी है और इस नाइट्रोजन पे भी है। दोनों में से कोई भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके क्या बना सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है क्योंकि यहाँ पे इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इसी तरीके से इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है। इसमें अगर मैं बात करूं तो इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने से इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ कैसे बढ़ी, क्योंकि इस पे प्रोटोनेशन कहाँ हो रहा था, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन हुआ तो जहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वहाँ पे साइट ऑफ प्रोटोनेशन क्या होगी, ज़्यादा फेवरेबल होगी। या ऑक्सीजन, इसमें यूरिया में क्या होगी, ऑक्सीजन। यहाँ पे साइट ऑफ प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन की साइट कौन सी होगी, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड क्या है, लेस स्टेबल है। तो इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना है। यूरिया में साइट ऑफ प्रोटोनेशन की जगह कौन सी होगी, ये ऑक्सीजन होती है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एमाइड्स और यूरिया में बेसिक नेचर किसकी ज्यादा होती है। एमाइड और यूरिया में बेसिक नेचर किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। अपने को क्या पूछ ले, एक तो एमाइड दे दे, एक अपने को क्या दे दे, यूरिया। इसमें अपने को क्या पूछ ले, सारी प्रकृति बताओ, बेसिक नेचर किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। तो अपन ने बताया था कि इसमें साइट ऑफ प्रोटोनेशन की, इसके में प्रोटोनेशन की साइट कौन सी होती है, ऑक्सीजन। एमाइड्स में प्रोटोनेशन की साइट कौन सी होती है, ऑक्सीजन। इसी तरीके से यूरिया में भी प्रोटोनेशन की साइट कौन सी होती है, ऑक्सीजन। दोनों में प्रोटोनेशन की साइट कौन सी है, ऑक्सीजन, मोर फेवरेबल। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेसिक नेचर कैसे देखी जाएगी, जब प्रोटोनेशन यहाँ पे होगा तो इस पे H+ आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, H+ इसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जब ये H+ ग्रहण कर लेगा, जब ये एमाइड H+ ग्रहण करेगा, जब ये यूरिया H+ ग्रहण करेगा, तो यहाँ पे बनने वाले कॉन्जुगेट एसिड, H+ ग्रहण करने के बाद बनने वाले कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड में अपन कंपैरेटिवली अगर रेजोनेंस की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे एक लोन पेयर है। इधर कितने नाइट्रोजन है, दो। दोनों नाइट्रोजन पे क्या है, एक एक लोन पेयर।
तो यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा। यहाँ पे एक नाइट्रोजन के कारण रेजोनेंस होगा और यहाँ पे दो नाइट्रोजन के कारण रेजोनेंस होगा। तो जहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा होगा उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो किसी बेसिक नेचर का डिसाइड कैसे किया जाता है, बेसिक नेचर कैसे देखी जाती है, उस कॉन्जुगेट बेस से H+ ग्रहण करने के बाद उससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो उस कॉन्जुगेट बेस की बेसिक नेचर भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस ज्यादा होने से, दो नाइट्रोजन के कारण रेजोनेंस होने से कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण इसकी बेसिक नेचर भी क्या हो जाती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। बेसिक नेचर भी क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड की कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ तो कॉन्जुगेट एसिड की यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी क्या होगी, कम होगी। कंपैरेटिवली बता रहा हूँ मैं, ये कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम हो गई, इसके कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं अपन। तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम है, इसका मतलब इसके कंपैरेटिवली, यूरिया के कंपैरेटिवली इसकी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एमाइड और यूरिया में क्षारीय प्रकृति किसकी ज्यादा हो गई, यूरिया की क्षारीय प्रकृति ज्यादा होती है एमाइड से। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। तो ये अपनी बात हो गई प्रोटोनेशन साइट। प्रोटोनेशन, रेजोनेंस पर प्रोटोनेशन का क्या इफेक्ट होता है, उसके साइट कैसे ढूंढी जाती है। कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि साइट कौन सी फेवरेबल होगी और कौन सी अनफेवरेबल होगी। अब अगर मैं बात करूं तो जैसे एक तो एनिलीन, कुछ कंपाउंड्स में अपन चेक कर रहे हैं प्रोटोनेशन के आधार पर उसकी बेसिक नेचर, ये अपने को ध्यान में रखना होता है, कंपैरेटिवली कहीं भी काम आ जाती है। एक तो एनिलीन की बात करूं, एक मैं बात करूं पिरोल और एनिलीन की अगर मैं बात करूं, इसमें कंपैरेटिवली अपने को क्या चेक करना है, किसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी और किसकी बेसिक नेचर कम होगी। रेजोनेंस के आधार पर साइट ऑफ प्रोटोनेशन कौन सी होगी इसकी, जिसके कारण यहाँ पे बेसिक नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अपन बात करते हैं एनिलीन की। एनिलीन क्या होती है, ये क्या होती है एनिलीन। और पाइरोल क्या होता है, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें क्या हो नाइट्रोजन, और क्या होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये क्या कहलाता है पाइरोल और ये क्या कहलाती है एनिलीन। इसमें बेसिक नेचर किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है, इसकी अपन चर्चा करेंगे रेजोनेंस के आधार पर। इसमें अपन चेक करते हैं 1 बाय 1। रेजोनेंस से चेक करते हैं कि रेजोनेंस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले पाइरोल और एनिलीन में रेजोनेंस की बात करेंगे। एनिलीन, इसमें अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड आएगा पॉजिटिव, ये बॉन्ड पहले से थे, इसके साथ कॉन्जुगेशन में ये आ गया, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अब ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ गया। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, अब ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, NH2 जो स्टार्टिंग में लेके चले थे वही अपने स्ट्रक्चर वापस मिल गई। अब अगर मैं बात करूं पाइरोल में, पाइरोल क्या होती है 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन एज एट्रोएटम होता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होंगे, साइक्लिक है। इसमें रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर ये क्या होंगे, यहाँ से इधर दिए जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। और रेजोनेंस कैसे होगा इसमें देखना ध्यान से, इस नाइट्रोजन के पास कैसा चार्ज आएगा,
पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड पहले से था। अब रेजोनेंस की अगर मैं बात करूँ तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, नाइट्रोजन NH, यहाँ पे कैसा चार्ज पॉजिटिव, डबल बॉन्ड है ही, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे कैसा चार्ज नेगेटिव। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेजोनेंस की, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन इधर होंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, NH पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, ये बॉन्ड पहले से है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन इधर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, NH पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, NH, यहाँ पे लोन पे अपने पास इलेक्ट्रॉन वापस आ गए पाई बॉन्ड से, यहाँ बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड पहले से था, तो अपन स्टार्टिंग में जो काम में लेके चले वापस से मिल गई। अब अगर बात करें इसमें रेजोनेंस के आधार पर साइट ऑफ प्रोटोनेशन या इसकी बेसिक नेचर की मैं बात करूं तो बेसिक नेचर किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो बेसिक नेचर अपने क्या बोला था, एमिन्स में जैसे बात की थी, एमिन्स में अपने क्या बोला, अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अगर ज्यादा है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अगर ज्यादा है तो उसकी क्या होगी, बेसिक नेचर ज्यादा होगी, या वहां पे प्रोटोनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी पर बेस्ड अपने इन दोनों के एग्जांपल को समझना है। तो ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं अगर रेजोनेंस की बात करूं, इस नाइट्रोजन के पास उपस्थित है लोन पेयर की मैं बात करूं, इस नाइट्रोजन के पास उपस्थित है लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर और इस नाइट्रोजन के पास उपस्थित ये लोन पेयर की मैं बात करूं, इसके आधार पर अपन बेसिक नेचर की बात करें तो ये जो लोन पेयर है ये कहाँ कहाँ जा रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उसके अपन ध्यान से देखना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ जा रहा है। एक तो इस पर अभी तो क्या है, नाइट्रोजन पर उपस्थित है ये लोन पेयर, अब कहाँ गया, इस कार्बन पर आ गया, इस कार्बन पर आ गया, उसके बाद इस कार्बन पर आ गया, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पर ही तो हो गया, यहाँ पे भी आ गया, इस कार्बन पर आ गया, उसके बाद वापस कहाँ गया, नाइट्रोजन पर। तो कंपैरेटिवली मैं बात करूँ कितने कार्बन पर आया, ये 3 कार्बन पर प्लस 1 नाइट्रोजन पर था। कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ, ये 3 कार्बन पर आया और पहले कहाँ था, एक नाइट्रोजन पर था। इसका मतलब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 3 कार्बन पर रेजोनेंस डीलोकेलाइजेशन हुआ, इस लोन पेयर का विस्थानीकरण हुआ और 1 नाइट्रोजन पर पहले से था। इसकी अगर मैं बात करूं तो 1 नाइट्रोजन पर तो क्या है, पहले से है स्टार्टिंग कंपाउंड में 1 नाइट्रोजन पर है, और क्या है, ये कहाँ कहाँ जा रहा है देखना, एक तो इस कार्बन पर 1 कार्बन, उसके बाद दूसरा कार्बन, उसके बाद तीसरा कार्बन, उसके बाद है चौथा कार्बन, और वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। तो ये जो नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, 4 कार्बन पर हो रहा है और 1 नाइट्रोजन पर पहले से है, 1 नाइट्रोजन पर पहले से है। तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर जितने कार्बन पर जितना ज्यादा होगा, जहाँ पे जितने कार्बन पर डीलोकेलाइजेशन ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, एबिलिटी ऑफ लोन पेयर, एबिलिटी ऑफ लोन पेयर या लोन पेयर की उपलब्धता क्या हो जाती है, एबिलिटी ऑफ लोन पेयर की उपलब्धता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहते। इस नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर की एबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। रेजोनेंस के आधार पर अपन ने चेक किया कि ये 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन पर है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास उपस्थित जो लोन पेयर है यहाँ पे इसकी उपलब्धता क्या हो गई, कंपेरेटिवली कम हो गई। यहाँ पे उपलब्धता कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी बेसिक नेचर भी क्या होगी, कम होगी। इसमें अगर मैं बात करूँ इस एनिलीन में, तो इसमें जो नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कितने कार्बन पर गया, 3 कार्बन पर। इसके कंपैरेटिवली कम है, कार्बन की संख्या क्या है, कम है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन 3 कार्बन पे हुआ, यहाँ पे 4 पे हुआ, तो यहाँ पे 3 कार्बन पर होने के कारण कार्बन की संख्या क्या है, कम। तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर क्या हुआ, कम। तो एबिलिटी ऑफ लोन पेयर यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। एबिलिटी ऑफ लोन पेयर यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा।
लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो उसकी बेस सिग्नेचर क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर की अगर मैं बात करूँ तो उसकी बेस सिग्नेचर भी, उसकी क्षारीय प्रकृति भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो डीलोकेलाइजेशन या रेजोनेंस के आधार पर अपने चेक किया डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर कितने कार्बन पर हो रहा है, यहाँ पे कितने पर हो रहा है। तो जहाँ पे कम कार्बन पर डीलोकेलाइजेशन होता है वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज़्यादा होता है और उसकी क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होती है। तो एनिलीन और स्पाइरोल में कंपेरेटिवली अगर अपन बात करें, इसको मैं फर्स्ट कह रहा हूँ, इसको मैं सेकंड, ये क्या है एनिलीन और ये क्या है पायरोल। तो बेसिक नेचर किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट, मतलब क्या हुआ, एनिलीन की बेसिक नेचर ज्यादा होती है किससे, पायरोल से। ये अपने को ध्यान में रखना है। क्यों होती है इसका मैंने कारण बता दिया। तो ये अपना थर्ड एप्लीकेशन था, साइट ऑफ प्रोटोनेशन। रेजोनेंस इसको कैसे इफेक्ट करता है, साइट ऑफ प्रोटोनेशन के आधार पर अपन कुछ कंपाउंड्स की क्या पढ़ी, बेसिक नेचर किस पे डिपेंड करती है, जो कॉन्जुगेट बेस जो प्रोटोनेशन करता है, इसका मतलब H+ ग्रहण करेगा, H+ ग्रहण करने से बनने वाले कॉन्जुगेट एसिड की रिलेटिव स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है उसकी बेसिक नेचर। अगर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उस कॉन्जुगेट बेस की बेसिक नेचर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये अपना जो थर्ड एप्लीकेशन था, साइट ऑफ प्रोटोनेशन, रेजोनेंस किस तरीके से इसको इफेक्ट करता है, रेजोनेंस का थर्ड एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन की। रेजोनेंस का फोर्थ एप्लीकेशन क्या था, एसिडिक और बेसिक नेचर, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स की रेजोनेंस के आधार पर उसकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की अपन बात करेंगे। उसकी रेजोनेंस के आधार पर अम्लीय प्रकृति कैसे होती है और बेसिक नेचर कैसे बताई जाती है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो अपन एक बात बोली थी, ये जो एसिडिक और बेसिक नेचर है, एसिडिक नेचर तो यहाँ पे किस आधार पर बताई जाती है, एक मैंने बात की थी इस कंपाउंड्स की, अगर एसिडिक और बेसिक नेचर की बात करूं तो एक तो सर इफेक्ट के आधार पर अपन यहाँ पे चेक करेंगे, SIR इफेक्ट बोला जाता है। सर इफेक्ट के आधार पर इनकी एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे इफेक्टिव होगी, और एक बोला जाता है ऑर्थो इफेक्ट और सर इफेक्ट के आधार पर अपन क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस के आधार पर एसिडिक और बेसिक नेचर किसी कंपाउंड्स में अपन चेक करेंगे। तो ऑर्थो इफेक्ट के आधार पर अपन किसकी बात करेंगे, एसिडिक नेचर की। ऑर्थो इफेक्ट के आधार पर क्या चेक किया जाता है, ऑर्थो इफेक्ट के आधार पर अम्लीय प्रकृति को चेक किया जाता है, और क्षारीय प्रकृति SIR या सर इफेक्ट बोला जाता है इसको। तो वो कौन कौन से कंपाउंड हैं जो ऑर्थो इफेक्ट शो करेंगे और वो कौन कौन से कंपाउंड हैं जो सर इफेक्ट शो करेंगे, और उसमें कंपैरेटिवली अपन रिस्पेक्टिवली एसिडिक और बेसिक नेचर, अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति की अपन चर्चा करेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले कंपाउंड्स में मैं क्या ले रहा हूँ, फिनॉल की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ, फिनॉल की। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं, कंपाउंड में फिनॉल की। फिनॉल इसकी किसकी प्रकृति की बात करेंगे, एसिडिक नेचर। फिनॉल की एसिडिक नेचर कैसे देखी जाती है, रेजोनेंस के आधार पर, उसकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो फिनॉल की एसिडिक नेचर कैसे देखी जाती है, रेजोनेंस के आधार पर, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है फिनॉल क्या होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। फिनॉल ये क्या होता है, फिनॉल बेंजीन के साथ OH ग्रुप अगर लगा हो उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। फिनॉल की एसिडिक नेचर या अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ, अम्लीय प्रकृति का मतलब इस फिनॉल में से H+ क्या होगा, रिमूव होगा। H+ का त्याग उसकी क्या कहलाती है, एसिडिक नेचर या अम्लीय प्रकृति। H+ का त्याग होगा तो बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पे जब यहाँ से H+ निकल जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो कोई कंपाउंड जब H+ त्यागता है या H+ रिमूव होता है उसमें से, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एसिड।
संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल की नेचर क्या होती है? H+ त्यागने की। इससे संयुग्मी अम्ल से बनने वाला इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड है उसका कॉन्जुगेट क्या कहलाता है? बेस। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार। अब अगर बात करें इसकी अम्लीय प्रकृति की, अम्लीय प्रकृति तो ये अपने रिप्रेजेंट कर दी कि फिनॉल जब H+ निकालेगा तो बनने वाला आयन क्या होगा? फिनोक्साइड आयन। इसको क्या बोला जाता है? फिनोक्साइड आयन। ये क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट बेस। अब बात आती है इस कॉन्जुगेट बेस की। अगर इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी या उसका स्थायित्व ज्यादा है, अगर इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्या मैंने क्या कहा? इस कॉन्जुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिस्पेक्टिव इसी के आधार पर अगर इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इस कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक नेचर, इस कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक नेचर बोल दूं या मैं कह दूं इस फिनॉल की अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। मैंने कहा जब कॉन्जुगेट एसिड में से H+ निकलता है तो बनने वाला आयन क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट बेस। इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी इसकी अम्लीयता किस बात पर डिपेंड कर रही है? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर। अगर ये ज्यादा होगी तो इसकी फिनॉल की अम्लीय प्रकृति भी ज्यादा होगी। अब बात आती है इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा होगी? इस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अगर किसी नेगेटिव चार्ज स्पीसी पर, अगर किसी नेगेटिव चार्ज स्पीसी पर मैं ऐसे ग्रुप लगा दूं, ऐसे ग्रुप, इसके पास अभी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। अगर ऐसे ग्रुप लग जाए इसके पास जो इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या खींच ले, इलेक्ट्रॉन से इससे ग्रहण कर ले। अगर इस नेगेटिव स्पीसी से, नेगेटिव का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। ऐसे ग्रुप लगा दूं जो इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, तो इलेक्ट्रॉन खींचने से इस कॉन्जुगेट बेस या नेगेटिव चार्ज स्पीसी की क्या होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैंने क्या कहा? इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड कर रही है? ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन इसको इससे खींचता हो। इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसके कारण इस फिनॉल की एसिडिक नेचर या अम्लीय प्रकृति भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप अगर लगे हुए हैं इस फिनॉल पर, क्या लगे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप अगर इस फिनॉल पर लगे हुए हैं तो इसकी एसिडिक नेचर की अगर मैं बात करूं तो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्टेबल होगा और इसकी एसिडिक नेचर भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति इस बात पे डिपेंड कर रही है, उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ानी है अपने को। तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप से। तो अगर ये स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ गई तो इस कॉन्जुगेट एसिड या फिनॉल की अम्लीय प्रकृति भी बढ़ जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो मैंने क्या कहा? उसका कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, इसका देखना ध्यान से। मैंने कहा अगर फिनॉल पर मैं ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इससे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप अगर लगा दूं, और एक अगर मैं बात करूं फिनॉल पर किसी भी तरीके का कोई ग्रुप नहीं है, फिनॉल पर किसी भी तरीके का कोई ग्रुप नहीं लगाऊं, एक अगर मैं बात करूं इस फिनॉल पर मैंने ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इससे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो अम्लीय प्रकृति किसकी ज्यादा होगी? किस फिनॉल की अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी और किसकी अम्लीय प्रकृति कम होगी? अपने को क्या पूछ ले? अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो फिर बोला मैंने अगर इलेक्ट्रॉन इस कॉन्जुगेट एसिड में अगर H+ निकल जाए तो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड कर रही थी? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप, जिसके कारण कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण इस फिनॉल की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और इसकी अम्लीय प्रकृति भी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप के कारण ये इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी
कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। उसके बाद सिंपल फिनोल की, ये क्या है, सिंपल फिनोल, सामान्य फिनोल ही अपना, और इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण यहाँ से पहले से इलेक्ट्रॉन की क्या है, दिखता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर इसको इलेक्ट्रॉन और देगा तो इसके कारण इसके बीच में रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन लगने से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अगर अम्लीय प्रकृति की बात की जाए तो अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर भी यही होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो यहाँ से H+ रिमूव इजीली हो जाएगा, जिसके कारण इसकी अम्लीय प्रकृति भी ज़्यादा होगी। तो कंपेरेटिव इसकी स्टेबिलिटी की आप बात करूँ या अम्लीय प्रकृति की मैं बात करूँ तो इसका ऑर्डर यही रहेगा। अब बात आती है रेजोनेंस। एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट, एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इन तीनों के आधार पर फिनोल की अम्लीय प्रकृति को कैसे देखा जाता है उसकी अपन बात कर लेते हैं। मैंने कहा रेजोनेंस के आधार पर, हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर फिनोल की जो अम्लीय प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति किसकी, फिनोल की अम्लीय प्रकृति का क्रम कैसे देखा जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो रेजोनेंस इफेक्ट दो तरीके का होता है, एक तो +R, एक होता है -R। हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो तरीके का, +H -H। इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरीके का, +I और -I। इसके आधार पर अपन क्या चेक करेंगे, फिनोल की अम्लीय प्रकृति। तो ऐसे बोला जाता है इन तीनों के आधार पर जो अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर है वो क्या होगा। सबसे अगर मैं फिनोल की अम्लीय प्रकृति की बात करूं तो ऐसा इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर खींचे जाए, इस फिनोल से अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हो, इलेक्ट्रॉन खींचे जाए। इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक तो -R, -H और -I, इन तीनों की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन खींचने से इस फिनोल की अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी। तो सबसे पहले इसमें डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट में रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन खींचने से, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन खींचने से क्या होता है, फिनोल की अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कौन से प्रभाव है, -R, -H और -I। यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद सिंपल फिनोल की बात करेंगे, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। उसके बाद सिंपल फिनोल। अब अगर बात आती है इलेक्ट्रॉन, ये तो बात होगी इलेक्ट्रॉन खींचने के आधार पर, और इधर के इसकी बात होगी इलेक्ट्रॉन देने के आधार पर। इलेक्ट्रॉन देने के आधार पर कौन से ग्रुप हैं या कौन से इफेक्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो +R, +H और +I, ये इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। अब अगर मैं बात करूं किसी फिनोल पर इलेक्ट्रॉन देने वाले प्रभाव, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा मिलेगा फिनोल को उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, जिसके कारण उसकी अम्लीय प्रकृति भी कम होगी। तो रेजोनेंस क्या है, डोमिनेंट फैक्टर है। रेजोनेंस डोमिनेंट फैक्टर होगा, इसका मतलब प्लस का डोमिनेंट है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब फिनोल को मिलेंगे तो उसकी अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो +R प्रभाव बढ़ने से, +R प्रभाव जितना ज्यादा होगा उस फिनोल की अम्लीय प्रकृति उतनी ही कम होगी। अगर मैं यहाँ पे उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन उतना जितना ज्यादा होगा उसकी कंपैरेटिवली, रेजोनेंस के कंपैरेटिवली उसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी। और इंडक्टिव इफेक्ट है जिसकी क्या है, इसके कंपैरेटिवली इफेक्टिवनेस इसकी कम है। तो +I प्रभाव मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिनोल को कम दिए जाएंगे इसके कंपैरेटिवली दोनों के। तो यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट +I प्रभाव है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन फिनोल को कम दिए जाएंगे, जिसके कारण उसकी अम्लीय प्रकृति इसके दोनों के कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसके आधार पर फिनोल की, इन तीनों के आधार पर फिनोल की अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर चेक किया जाता है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, -R प्रभाव, उसके बाद -H, -I, उसके बाद सिंपल फिनोल, उसके बाद +I प्रभाव चेक करेंगे, उसके बाद +H, उसके बाद लास्ट में क्या चेक करना है, +R प्रभाव। तो 1 बाय 1 इसी पर बेस्ड अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिसके कारण ये अपने को क्या हो जाता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी या इसका जो अप्लाइड फॉर्म है इसकी जो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो अपन सबसे पहले फिनोल की देखते हैं, एसिडिक नेचर के बारे में मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, उसके आधार पर ये जो अपने ऑर्डर लिखा ये इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने एग्जांपल लिया
फिनोल की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक फिनोल ले लिया मैंने जिस पर किसी भी तरीके का कोई ग्रुप नहीं लगाया मैंने। तो एक ऐसा फिनोल ले लेता हूँ जहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप। एक मैं ऐसा फिनोल ले लेता हूँ जिस पर मेटा पर क्या है, CH3 ग्रुप। एक मैं ऐसा फिनोल ले रहा हूँ जिसमें पैरा पोजीशन पर क्या है, CH3 ग्रुप। इसमें अपने को क्या पूछ ले, अम्लीय प्रकृति का क्रम बताओ, अम्लीय प्रकृति का क्रम बताओ। तो अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर इसका किसके आधार पर देख रहे थे अपन, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर अपन क्या चेक करेंगे, अम्लीय प्रकृति चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको फिनोल को पहचानेंगे, ये किस टाइप का है, सिंपल टाइप का फिनोल जिसमें किसी भी तरीके का कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, CH3, कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन। और यहाँ पे CH3 कौन सी पोजीशन पर है, मेटा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ CH3 कौन सी पोजीशन पर है, पैरा। तो CH3 ग्रुप रेजोनेंस नहीं देगा, रेजोनेंस यहाँ पे तीनों में भी नहीं होगा, CH3 ग्रुप रेजोनेंस नहीं देता। उसके बाद अपन किसकी बात करेंगे, हाइपरकॉन्जुगेशन। CH3 ग्रुप हाइपरकॉन्जुगेशन देता है, कौन सा देता है, +H, इलेक्ट्रॉन देने वाला हाइपरकॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन देने वाला अतिसयुग्मन। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, +H प्रभाव होगा, यहाँ पे +H प्रभाव है। इसका मतलब ऑर्थो हमेशा ही हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मिलता है, मेटा पर हाइपरकॉन्जुगेशन नहीं होता। तो यहाँ पे हाइपरकॉन्जुगेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि CH3 ग्रुप कहाँ है, मेटा पोजीशन पर है, ये पैरा पोजीशन पर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी अपने को क्या देखने को मिलेगा, +H, क्योंकि हाइपरकॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर। अब अपन बात करेंगे थर्ड, किसकी बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट अगर की बात करें तो CH3 ग्रुप कौन सा इफेक्ट देता है, इंडक्टिव इफेक्ट +I या -I कौन सा देता है, +I। इसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है जो इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों पर। इंटेंसिवली अगर मैं बात करूँ, इंटेंसिटी क्या होती है इनकी, डिफरेंट होती है, दूरी पर निर्भर करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से दूरी कम है तो जितनी ज़्यादा दूरी कम होगी इन दोनों के बीच, वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो +I प्रभाव यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मेटा से थोड़ी दूरी और ज़्यादा होगी, इसका मतलब यहाँ पे +I प्रभाव थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ पे दूरी सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे +I प्रभाव क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है। अब अगर मैं बात करूँ इनकी RHI के आधार पर, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर अपन ने चेक किया 1 by 1 कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट दे रहा है। अब अपन बात करें इसकी एसिडिक नेचर की। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, -R, अपना ऑर्डर क्या था, -R, -H, -I। उसके बाद अपना क्या था, सिंपल फिनोल। उसके बाद अपना क्या था, +I, +H और +R। ये अपना क्या था, ऑर्डर था अम्लीय प्रकृति का। फिनोल में अम्लीय प्रकृति कैसे देखी जाती है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे। तो अब अगर इसमें अम्लीय प्रकृति की बात करें, इस ऑर्डर के आधार पर इसमें अम्लीय प्रकृति कैसे होगी, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, -R। इनमें -R कहीं भी नहीं लग रहा, इसको अपन चेक नहीं करेंगे। उसके बाद -H भी नहीं लग रहा, इसको भी छोड़ देंगे। -I कहीं भी नहीं लग रहा, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद सिंपल का मतलब ये कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले इफेक्ट और ये सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले इफेक्ट्स तीनों हैं यहाँ पे, प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाले। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले से सिंपल फिनोल की अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होती है। तो इस कंपाउंड में सिंपल फिनोल ये रहा, इस सिंपल की अम्लीय प्रकृति इन तीनों के कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी। उसके बाद अपन क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जहाँ पे जितने कम होंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है देखना ध्यान से, यहाँ पे +H भी लग रहा है और +I भी लग रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या लग रहा है, +I, और यहाँ पे +H भी लग रहा है और +I भी लग रहा है। तो यहाँ पे दो इफेक्ट लग रहे हैं, यहाँ पे भी दो इफेक्ट लग रहे हैं। दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन देंगे, ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन देंगे और ये अकेला इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनके दोनों के कंपेरेटिवली ये अकेला इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अकेला इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कम दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कम देने से इस फिनोल की अम्लीय प्रकृति इन दोनों के कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी। तो उसके बाद अम्लीय प्रकृति की बात करूँ तो किसकी ज़्यादा होगी, मेटा की। अब बात आती है ऑर्थो और इस पैरा पोजीशन में। तो अपन क्या चेक करेंगे, सबसे पहले +I इफेक्ट। +I इफेक्ट जहाँ पे कम लगेगा
प्लस आई इफेक्ट जहाँ पर कम लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स क्या दिए जाएंगे, इसको कम दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम दिए जाएंगे। इन दोनों की कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन कम दिए जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो अम्लीय प्रकृति क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहाँ पे प्लस आई इसके नजदीक है उस ग्रुप के, तो यहाँ पे प्लस आई ज्यादा लगेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, जिसके कारण इसकी अम्लीय प्रकृति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पैरा वाले की उसके बाद अम्लीय प्रकृति ज्यादा, उसके बाद किसकी सबसे कम किसकी होगी, ऑर्थो की। तो इस तरीके से फिनॉल में अपन क्या चेक की जाती है, अम्लीय प्रकृति। किसके आधार पर, मैंने ऑर्डर बता दिया कि किस सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे लास्ट में क्या चेक करना है। तो रेजोनेंस के आधार पर अपने क्या चेक किया, इसमें किसी ग्रुप की इफेक्टिवनेस, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट अपन लगाकर इसमें फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की बात कर ली। इसी तरीके से अगर मैं फिनॉल की और अगर बात करूं, फिनॉल का अपन एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। इसमें फिनॉल में एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने बात की फिनॉल की, ये फिनॉल ले लिया मैंने, सिंपल टाइप का फिनॉल जिसपे किसी भी तरीके का कोई ग्रुप नहीं है। एक मैंने ले लिया इस पे नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर, एक मैंने मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, और एक पैरा पोजीशन पर क्या ले लिया मैंने, नाइट्रो ग्रुप। अपने क्या पूछ ले इसमें से, इनके कंपैरेटिवली अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर बताओ, एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, ये किस तरीके का फिनॉल है, सिंपल फिनॉल। उसके बाद नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ, नाइट्रो ग्रुप का क्या क्या लगता है, कौन सा इफेक्ट लगता है, एक तो -R लगता है, -R। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन ये नहीं देता। अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो -I देगा, -I कंपैरेटिवली ज्यादा देगा, क्योंकि कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन पर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये नाइट्रो ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, मेटा पर। मेटा पर रेजोनेंस नहीं लगता, इसका मतलब यहाँ पे -R नहीं होगा। उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देता। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट देगा मेटा पोजीशन पर, तो इसके कंपैरेटिवली मेटा यहाँ इसकी जो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा कम होगा। अगर ये जो पैरा पोजीशन पर है, इसका मतलब -R लगेगा। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन ये नहीं देता ये ग्रुप। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूँ तो इंडक्टिव इफेक्ट पैरा पोजीशन पर लगता है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट इन दोनों के कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये इसके डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने से इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है। तो इसके आधार पर अपन अम्लीय प्रकृति चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले अम्लीय प्रकृति देखने के लिए क्या चेक करते हैं, -R प्रभाव। -R जहाँ पे ज़्यादा होगा, -R जहाँ होगा उसकी अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होगी। यहाँ पे -R और -R की इंटेंसिटी क्या है, सेम है, मतलब कम या ज़्यादा अपन नहीं बता सकते। तो एक तो ऑर्थो पोजीशन वाले की और एक पैरा पोजीशन वाले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, रेजोनेंस की सेम होती है। उसके बाद अपन क्या चेक करेंगे, सेकंड फैक्टर क्या है, -I अगर जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचे जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम खींचे जाएंगे। तो -I प्रभाव के आधार पर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे फिनॉल में से, उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की जो अम्लीय प्रकृति है, अपने किसकी बात कर रहे हैं, अम्लीय प्रकृति। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रकृति सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद किसकी होती है, पैरा वाले की। उसके बाद क्या चेक किया जाता है, इन दोनों की बात होगी। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है और ये सिंपल टाइप का है। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसका मतलब क्या हुआ, फिनॉल पे जब कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला अगर मिल जाए, इन दोनों की कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इसका मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी बढ़ गई, या मैं कह दूँ अम्लीय प्रकृति भी बढ़ गई। अम्लीय प्रकृति किसके बाद किसकी ज़्यादा होगी, मेटा वाले की। और उसके बाद किसकी हो गई, सिंपल वाले की, सिंपल फिनॉल की। तो ये अपना ऑर्डर किसके आधार पर आ रहा है, जो अपन ने पढ़ा था ऑर्डर। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले क्या चेक, अब इसमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ये जो अपना ऑर्डर है, ये अपना क्या है, सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, इसका मैं मीनिंग ऑफ भी बताऊंगा, इसका कारण भी दूंगा।
इस हिसाब से अपने देखा रेजोनेंस के आधार पर, अपने देखा हाइपरकॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर देखा, इलेक्ट्रॉन खींचने के आधार पर देखा। वैसे तो अपना क्या आएगा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो पैरा मेटा और सिंपल का। ये गलत ऑर्डर क्यों है इसका मैं बेसिकली कारण दे रहा हूँ। ऐसे ऐसा बोला जाता है, सही ऑर्डर क्या होगा इसकी अम्लीय प्रकृति का, पैरा का ज्यादा होता है, उसके बाद किसका होता है ऑर्थो, उसके बाद मेटा पोजीशन, उसके बाद सिंपल का। ये इसका सही ऑर्डर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसका मैं कारण दे रहा हूँ। ये यहाँ पे क्या है करेक्ट, ये रॉन्ग क्यों है इसका मैं आंसर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो डिफरेंस कितना है, सिर्फ ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो और पैरा में, ऑर्थो पैरा में किसका, यहाँ पे तो ऑर्थो ज्यादा था, यहाँ पे क्या है पैरा में ज्यादा है, जो करेक्ट है। ये करेक्ट क्यों है, इन दोनों में डिफरेंस, सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, बाकी तो क्या है सेम ही है। इन दोनों में डिफरेंस आने का कारण क्या है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इसका कारण दिया जाता है, मैंने कहा ऑर्थो की अम्लीय प्रकृति पैरा से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। क्या होती है, पैरा की ज्यादा होती है ऑर्थो से। ये क्या है करेक्ट। क्यों है करेक्ट इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ये क्या है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसकी बात करूं, और एक मैं बात कर रहा हूं पैरानाइट्रोफिनोल। इन दोनों में कंपैरेटिवली अपने ऑर्डर किस आधार पर, अपने सिंपल अपने बेसिक कंसेप्ट के आधार पर देखा तो ऑर्थो का ज्यादा होता है पैरा से। तो यहाँ पे कारण बोला जाता है, ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ये क्या करता है, इस OH के साथ, इस OH के साथ ये नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण यहाँ से जो H+ है, यहाँ से इस फिनोल के एसिडिक नेचर H+ यहाँ से इजीली रिमूव नहीं होगा। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसमें से H+ इजीली रिमूव नहीं होता, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं बन पाती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ क्या होगी, एब्सेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पास में होने के कारण यहाँ पे बन जाती है, जिसके कारण यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि पैरा का ज्यादा होता है और ऑर्थो का कम होता है। तो यहाँ से H+ इजीली रिमूव नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है, जिसके कारण इस पैरा वाले की जो एसिडिक नेचर इस ऑर्थो वाले से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये अपना इसका रीजन है कि क्यों यहाँ पे पैरा का ज्यादा हुआ ऑर्थो से, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिनोल और नाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल में इस बात को ध्यान में रखना है कि पैरा का ज्यादा होता है एसिडिक नेचर बजाय किसके, ऑर्थो के। क्यों होता है इसका मैंने कारण दे दिया कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये H+ यहाँ से इजीली रिमूव नहीं हो पाती, जिसके कारण पैरा का क्या हो जाता है, अम्लीय प्रकृति ज्यादा, ऑर्थो की कम हो जाती है। तो ये अपनी बात हो गई फिनोल की। फिनोल में अम्लीय प्रकृति कैसे देखी जाती है, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर। कल अपन कुछ और कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिसमें एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर किसके आधार पर बात करेंगे रिस्पेक्टिवली, एक तो ऑर्थो इफेक्ट और एक सर इफेक्ट के आधार पर। कुछ कंपाउंड्स वो कौन कौन से कंपाउंड हैं जो सर इफेक्ट देते हैं, ऑर्थो इफेक्ट देते हैं, उसमें कैसे एसिडिक और बेसिक नेचर की बात की जाती है। तो अगर अभी तक जितना पढ़ाया है किसी भी लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, इसको बार बार रिवाइज करिए, और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।